नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का ददीवाईस अकेडमी में। इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे राजनीतिक तंत्र से संबंधित एमसीक्यू, जो कि सीरीज हमारी चल रही है। पिछले 25 वर्षों के प्रश्नों का अवलोकन यहाँ पे होगा। 1995 से लेकर 2019 तक के जो सवाल है उनका, और ये किस परीक्षा में पूछेगा सवाल है, ये है यूपीएससी की सीएससी परीक्षा यानी सिविल सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा में सवाल पूछे गए हैं, और ये आगामी सिविल सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। इसका जो नजरिया है वो देखने के लिए इस परीक्षा का आप एक वीडियो हिंदी भाषा में लेकर आ रहा हूँ। मेरा नाम है देवरत्न के और इसका सेट 5 है। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय सर्वेक्षण निम्न में से किसके अधीनस्थ है? 2003 में यह सवाल पूछा गया। भारतीय सर्वेक्षण रक्षा मंत्रालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर विज्ञान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो भारतीय सर्वेक्षण जिसके अधीनस्थ है वो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। आंसर है इसका डी। सर्वे ऑफ इंडिया द नेशनल सर्वे एंड मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन विज्ञान एवं तकनीकी विभाग के अंतर्गत आता है। यह भारत सरकार का प्राचीनतम वैज्ञानिक विभाग है, जिसकी स्थापना 1767 में की गई थी। अगला सवाल है, भारतीय संसद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? गलत वाला हमको यहाँ से छांटना है। सन 2004 में सवाल पूछा गया। विनियोजन विधेयक का कानून बनने से पूर्व संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होना अनिवार्य है। विनियोजन अधिनियम के अधीन विनियोजन हुए बिना भारत की संचित निधि में से धन नहीं निकाला जा सकता। अगला है, नए कर प्रस्तावित करने के लिए वित्त विधेयक का होना आवश्यक है, जबकि चालू करों की दर में बदलाव के लिए किसी अन्य विधेयक या अधिनियम की आवश्यकता नहीं है। अगला है, राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई धन विधेयक नहीं लाया जा सकता। तो इसके लिए आपको पहले इन विधेयकों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है, तभी आप इसमें से चूज कर पाएंगे इसका उत्तर। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले इनके बारे में देख लेते हैं। धन विधेयक, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति इसमें आवश्यक होती है। राज्यसभा 14 दिन तक रोक सकती है, यानी इसको सिर्फ लोकसभा में लाया जाता है। ठीक है, लोकसभा में लाया जाता है, और यहाँ पे राज्यसभा में जब पहुंचाते हैं तो केवल 14 दिन तक राज्यसभा इसको रोक सकती है, और इसमें संयुक्त बैठक नहीं हो सकती धन विधेयक में। अगला है विनियोग विधेयक, या फिर इसको बोलेंगे विनियोजन विधेयक। अनुच्छेद 114 के अनुसार भारत की संचित निधि में से कोई धन संसद द्वारा विधि के अधिनियम के बिना नहीं निकाला जा सकता। संसद निधि से धन विनियोग विधेयक द्वारा ही निकाला जा सकता है। यह एक प्रकार का धन विधेयक है जिसे राज्यसभा केवल 14 दिनों तक ही रोक सकती है। 14 दिनों तक ही रोक सकती है। यह है इसके बारे में विनियोग विधेयक या विनियोजन विधेयक के बारे में। अगला है वित्त विधेयक। साधारण वित्त विधेयक ऐसे विधेयक होते हैं, ऐसे विधेयक को कहते हैं जो आय व्यय से संबंधित सामान्यतः विधेयक वार्षिक बजट पेश किए जाने के तत्काल बाद लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हमने देखा। तो यहाँ पे हम अब चूज करते हैं। ठीक है, विनियोजन विधेयक का कानून बनने से पूर्व संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होना अनिवार्य है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, विनियोजन विधेयक का दोनों सदनों में पारित होना अनिवार्य नहीं है। यह एक प्रकार का धन विधेयक होता है जिसे राज्यसभा केवल 14 दिनों तक ही रोक सकती है। ठीक है, तो पहला कथन यहाँ पे गलत है। तो हमको जो गलत वाला जो उत्तर है वो हमको पहले मिल गया, तो हमको इनको देखने की आवश्यकता नहीं है। आंसर हो जाएगा इसका ए। आंसर हो जाएगा इसका ए। विनियोजन विधेयक धन विधेयक होता है, और राज्यसभा को धन विधेयक पर केवल सिफारिश देने का अधिकार होता है, अतः धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा पारित होना अनिवार्य नहीं है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए। किसके कार्यों की बात हो रही है यहाँ पे? तो उपरोक्त में से भारत के चुनाव आयोग के कौन से कार्य है ये हमको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्य की बात हो रही है, तो यहाँ पे भारत के चुनाव आयोग के कार्यों की बात यहाँ पे हो रही है। 2004 में सवाल पूछा गया। चलिए इन कथनों पर गौर करते हैं। पहला कथन है यहाँ पे, स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव का अधीक्षण, निदेशन तथा संचालन करना। क्या ये भारत के चुनाव आयोग का कार्य है? हाँ, ये भारत के चुनाव आयोग का कार्य है। सॉरी, आंसर नहीं, ये जो पहला कथन है वो सही है। दूसरा है, संसद राज्यों की विधायिकाओं, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव की निर्वाचक नामावली तैयार करना। क्या ऐसा है? हाँ, चुनाव आयोग के कार्य के अंतर्गत ये भी आता है। तीसरा है, चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों तथा राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह देना तथा राजनीतिक दलों को मान्यता देना। क्या ये चुनाव आयोग के अंतर्गत है? इसके कार्यों के अंतर्गत? हाँ, ये भी सही है। चुनाव विवादों में अंतिम निर्णय की उद्घोषणा, प्रोक्लेमेशन। तो यहाँ पे चुनाव विवादों के अंतिम निर्णय की उद्घोषणा यहाँ पे करता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय।
सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत ही आता है। तो यहाँ पे पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है, चौथा यहाँ पे गलत है। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन हम देख लेते हैं। पहला, दूसरा और तीसरा सही है, तो पहला ऑप्शन भी हमको यहाँ पे मिल गया है। ठीक है, इनको देखने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका आंसर रहेगा यहाँ पे ए, आंसर रहेगा इसका ए। चुनाव विवादों में अंतिम निर्णय की उद्घोषणा सर्वोच्च न्यायालय करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सन 2004 में पूछा गया सवाल है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है, ये हमको बताने, कौन से सही है ये हमको बताने हैं। तो हम देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष में यह शक्ति निहित है कि वह सदन को अनिश्चित काल तक स्थगित कर दे, परंतु सत्रावसान होने पर केवल राष्ट्रपति ही सदन को आहूत कर सकते हैं, यानी बुला सकते हैं। ठीक है, आहूत यानी बुलाना, यानी या फिर आमंत्रित करना इसको बोलते हैं, या समन्ड इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोले तो समन्ड। ठीक है, क्या ऐसा है? हाँ ऐसा है, ये कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। यद्यपि लोकसभा को भंग करने का राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक आदेश न हो, तब भी ऐसी स्थिति छोड़कर जब लोकसभा समय से पहले भंग कर दी गई हो या उसकी अवधि बढ़ा दी गई हो, 5 वर्ष की अवधि खत्म हो जाने पर लोकसभा स्वतः भंग हो जाती है। हाँ ये भी सही है। ठीक है, ये कथन भी यहाँ पे सही है। तीसरा है, लोकसभा के भंग हो जाने के पश्चात भी सदन की अगली बैठक से एकदम ठीक पहले, ठीक है, सदन की अगली बैठक से एकदम ठीक पहले तक लोकसभा के अध्यक्ष अपने पद पर आसीन रहते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है, तीनों कथन यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं, 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका डी, 1, 2 और 3। लोकसभा अध्यक्ष अनिश्चित काल तक लोकसभा को स्थगित कर सकता है गणपूर्ति के अभाव में या सदन के अंदर अधिक गतिरोध होने पर। सदन को आहूत और सत्रावसान की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। सामान्यतः 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर लोकसभा स्वतः भंग हो जाती है, और परंतु लोकसभा अध्यक्ष अगली लोकसभा गठित होने तक अपने पद पर बना रहता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर यहाँ पे डी है, तीनों कथन यहाँ पे सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? 2004 में पूछा गया सवाल है, गलत वाला हमको यहाँ पे बताना है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए ऐसे कारण जिन पर वह आधारित है, जो अविश्वास प्रस्ताव जिस पर आधारित है, यह देना आवश्यक है। क्या ऐसा आवश्यक होता है? नहीं, ऐसा आवश्यक नहीं होता है। तो ये कथन यहाँ पे गलत है। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए नियमों में ग्राह्यता की कोई शर्तें निर्धारित नहीं की गई है। तो क्या ऐसा है? हाँ, ये कथन भी यहाँ पे सही है। यदि किसी अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया जाए तो इजाजत मिलने के 10 दिन के भीतर उस पर कार्रवाई करना अनिवार्य है। ये कथन भी यहाँ पे सही है। अगला है, राज्यसभा किसी अविश्वास प्रस्ताव को ग्रहण करने के लिए सशक्त नहीं है। ठीक है, तो ये भी सही है। तो 3 कथन यहाँ पे सही है। एक पहला वाला गलत है, तो हमको कौन सा सही नहीं है ये हमको चुनना था। सही नहीं वाला कौन सा है? ए, आंसर हो जाएगा इसका ए। अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में न्यूनतम 50 संसद सदस्यों यानी 50 सांसदों की मंजूरी के बाद ही लाया जा सकता है। अगला सवाल है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत रिमूव करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? सन 2004 में पूछा गया सवाल है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के अध्यक्ष, ठीक है, और इनका एक्स ऑफिसियो पद रहता है उपराष्ट्रपति। तो यहाँ पे हम देखते हैं, केवल लोकसभा में, संसद के किसी भी सदन में, संसद की संयुक्त बैठक में, या फिर केवल राज्यसभा। तो केवल लोकसभा में नहीं, ऐसा नहीं है। संसद किसी भी सदन में, तो ऐसा भी नहीं है। संसद की संयुक्त बैठक में, तो ऐसा भी नहीं है। केवल राज्यसभा में ये प्रस्तावित किया जा सकता है उपराष्ट्रपति को रिमूव करने का। आंसर हो जाएगा इसका डी। यह प्रावधान अनुच्छेद 67 में दिया गया है। अगला सवाल है, भारत के संविधान से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक यहाँ पे गलत वाला जो मेल है वो हमको बताना है। 2004 में सवाल पूछा गया, सूची के बारे में है ये बेसिकली। ये सवाल सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 सूचियां हैं, उसी के अंतर्गत ये सवाल है। तो 1 समवर्ती सूची के अंतर्गत है, शेयर मार्केट समवर्ती सूची के अंतर्गत, डाक घर बचत बैंक संघीय सूची के अंतर्गत, रोग स्वास्थ्य राज्य सूची के अंतर्गत। तो यहाँ पे हमको सही सुमेलित नहीं है वो हमको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही सुमेलित नहीं है वो है शेयर बाजार। ठीक है, समवर्ती सूची के अंतर्गत है, ये ऐसा नहीं है। शेयर बाजार है केंद्र सूची के अंदर, या फिर संघ सूची के अंतर्गत उसको बोलेंगे, संघ सूची के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पे 1 समवर्ती सूची के अंतर्गत है, डाकघर बचत बैंक संघीय सूची के अंतर्गत है, और लोक स्वास्थ्य राज्य सूची के अंतर्गत है। केवल ये वाला यहाँ पे गलत है। तो इसका उत्तर हमको
ये मिल गया है। सही सुमेलित नहीं वाला बताना है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सन 2004 में यह सवाल पूछा गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है, ये हमको बताने। चलिए चेक करते हैं। भारतीय योजना आयोग, ये योजना आयोग की बात हो रही है। आपको ध्यान रहा है नीति आयोग से इसको रिप्लेस कर दिया गया है, यानी पहले जो योजना आयोग था अब ये बन गया है नीति आयोग। ठीक है, इसको रिप्लेस कर दिया गया। तो इससे संबंधित ये सवाल 2004 में पूछा गया था, तो इसके बारे में हम देखते हैं। भारतीय योजना आयोग भारत में योजना संबंधित उच्चतम निर्णायक निकाय, हाईएस्ट डिसाइडिंग बॉडी, क्या ऐसा है? चलिए हम देखते हैं जो इनका क्रम है हाईएस्ट डिसाइडिंग बॉडी का, वो हम देखते हैं। पहला है संसद, दूसरा है राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है, और तीसरा है यहाँ पे, तीसरा आती है यहाँ पे भारतीय योजना आयोग। ठीक है, योजना आयोग ये तीसरे नंबर पे। तो यहाँ पे ये इस कथन में ये बताया गया है कि भारतीय योजना आयोग भारत में योजना संबंधित संबंधित उच्चतम निर्णायक निकाय यानी हाईएस्ट डिसाइडिंग बॉडी है। तो क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है। हाईएस्ट डिसाइडिंग बॉडी है संसद। ठीक है, संसद। तो ये कथन यहाँ पे गलत हो जाता है। भारतीय योजना आयोग के सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद के भी सचिव है। तो क्या ऐसा है? हाँ, ये सही है, ये कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। तीसरा हम देखते हैं, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची 7th शेड्यूल की समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट में आर्थिक और सामाजिक नियोजन अंतर्विष्ट है। क्या ऐसा है? हाँ, ऐसा है। तीसरा कथन भी यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन हम देखते हैं 1 और 2, 2 और 3, केवल 2, केवल 3। तो यहाँ पे 2 और 3 कथन यहाँ पे सही है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। आंसर हो जाएगा इसका बी। भारत में योजना के लिए सर्वोच्च निकाय संसद है, दूसरे स्थान पर भारतीय विकास परिषद है और ये योजना आयोग का स्थान तीसरा है। आर्थिक व सामाजिक योजना भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल है और यह समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका आंसर यहाँ पे बी है। दूसरा तीसरा कथन सही है। अगला सवाल हम देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। सन 2004 में पूछा गया सवाल है, उपरोक्त का सही कालानुक्रम हमको बताना है। ये 4 जो घटनाएं दी गई उसका कालानुक्रम हमको बताना है। तो पहले देखते हैं, पहला जो कथन है, भारत में चौथा आम चुनाव, हरियाणा का राज्य बनना, मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक राज्य रखना और मेघालय तथा त्रिपुरा का पूर्ण राज्य बनना। तो इनका पहले सन देख लेते हैं किस सन में ये हुई है, उसके बाद हम इसका कालानुक्रम डिसाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ये प्रश्न में इसी क्रम में है, तो हम देख लेते हैं। भारत का चौथा आम चुनाव मार्च 1967 में हुआ। हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 में हुआ। मैसूर राज्य का नाम बदलकर कर्नाटक रखा गया 1973 में हुआ, 1973 में। मेघालय तथा त्रिपुरा का पूर्ण राज्य का बनना 1971 में। तो यहाँ पे हम कालानुक्रम इसका देख लेते हैं। तो 1966 पहले आएगा, ठीक है, उसके बाद आएगा 1967 ये वाला, ठीक है, फिर आएगा 1971 यानी चौथे नंबर का, फिर आएगा 1973 यानी तीसरे नंबर का। ये इस प्रकार का एक क्रम बना 2 1 4 3, ठीक है, 2 1 4 3। इसके अंतर्गत हम उत्तर हम देखते हैं, तो 2 1 4 3 हमको पहले ही ऑप्शन में मिल गया, ठीक है, 2 1 4 3 इसका सही कालानुक्रम यही है, आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला सवाल, खाद्य और पोषण मंडल फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड भारत सरकार के कौन से मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? सन 2005 में सवाल पूछा गया। खाद्य और पोषण मंडल, कृषि मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इसका नाम हालांकि बदलकर अभी क्या रख दी गया, बताइए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका उत्तर, ठीक है, बहुत ही आसान है। अगला है ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो आपको मैं यहाँ पे बता दूं, खाद्य और पोषण मंत्रालय इन चारों में से किसी के अंतर्गत नहीं आता, ये आता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ठीक है। तो चारों ही ऑप्शन यहाँ पे गलत है, इसका कोई उत्तर नहीं है, ठीक है। तो ये थी यहाँ पे 10 प्रश्न। आई होप आपको समझ में आए होंगे, और जो भी आपकी प्रतिक्रिया हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।